बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का सबसे अफसोसनाक वाकया एक दफा फिर दहशतगर्दी का वाकया पेशावर में, और इस मरतबा निशाना था पेशावर प्रेस क्लब, और एक खुदकुश हमलावर ने वहां पर जो कार्रवाई की उसके नतीजे में 3 अफराद शहीद हुए, कई लोग जख्मी हो गए। ये हमला सिर्फ पेशावर प्रेस क्लब पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर इसको हम हमला समझते हैं। इस हमले की पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मजम्मत की है, और हम भी पेशावर की सहाफती बरादरी के साथ अपना यकजहती का इजहार करते हैं। और लेकिन इस सूरत हाल में ये सवाल जो है वो बहुत से लोग उठा रहे हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के तमाम इदारे दहशतगर्दी की जद में हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं इन इदारों के दरमियान भी तसादम का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, सिर्फ 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान के मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकला और पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जदोजहद के जरिए पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको बहाल करवाया, जो माजूल जजेस थे उनको दोबारा रिस्टोर करवाया। लेकिन अब इसी अदलिया के एक फैसले के बाद इस फैसले पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं, और अब ये बहस हो रही है कि ये फैसला सही था या गलत, जबकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि सूरत हाल का तकाजा ये है कि हम अदलिया को दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए आगे बढ़ें और अदलिया का खुलकर साथ दें। ये जो सूरत हाल है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर, मारूफ कानूनदान, जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब जो कि साबिक वजीर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं, और कोयटा में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अली अहमद कुर्द साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं आपको कुछ 2007 की जो जदोजहद है उसके कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा कि वकला ने और सिविल सोसाइटी ने और मीडिया ने इस अदलिया की बहाली के लिए, माजूल जजेस की बहाली के लिए क्या किरदार अदा किया था, और इस जो तहरीक है इसमें किन किन लोगों को हमने देखा कि वो सड़कों पर खड़े होकर नारे भी लगा रहे थे, पुलिस के डंडे भी खा रहे थे। तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर न होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर न होगा। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिंह। दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर न होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर न होगा। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयां। दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुनसिफ कैद हुई। मैं मुतालबा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस को बहाल किया जाए। हमारा कभी भी चकना चूर न जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर पर दोबारा पाकिस्तान का परचम लगाएंगे। तो ये थी कुछ तस्वीरी झलकियां 2007 की। आखिरी झलकी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, जिन्होंने 10 नवंबर 2007 को जजेस कॉलोनी इस्लामाबाद में ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर पे हम दोबारा परचम लहराएंगे। और ये जो झलकियां आपको नजर आई इसमें आपको अली अहमद कुर्द साहब भी नजर आ रहे थे, इसमें आपको आसमा जहांगीर साहबा भी नजर आ रही थी। आसमा जहांगीर साहबा ने सितंबर 2007 में इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर जब पुलिस ने सहाफियों पर और वकला पर बहुत शदीद लाठीचार्ज किया तो आसमा जहांगीर उस वक्त खड़ी थी, और खड़ी होकर वो आपको नजर आया इन तस्वीरी झलकियों में पुलिस वालों को कोस रही थी। तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम आसमा जहांगीर साहबा से, लाहौर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। आसमा जहांगीर साहबा, हमने जो अभी क्लिप्स दिखाए वो हम पुरानी यादें ताजा करना चाह रहे थे। तो सवाल मेरा ये है कि ये आप ही की जदोजहद है, अली अहमद कुर्द साहब थे और भी लोग थे, आप सब लोग इस जदोजहद में शामिल थे, और आप लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि माजूल जजेस को बहाल किया जाए। अब ये जजेस आ गए हैं और इन्होंने फैसले देने शुरू किए हैं, लेकिन ये जो एनआरओ पे फैसला आया है इस पर आपने कुछ तहफुजात का इजहार किया है। हम आपसे इसकी वजह जानना चाहेंगे, इसलिए कि आप इन जजेस की बहाली की बहुत बड़ी हामी थी। देखिए, मैं समझती हूँ कि इनकी बहाली के लिए हमारी जदोजहद बड़ी ठीक थी और हम बड़े खुश हैं कि ये बहाल हैं। बहरहाल जो जजमेंट है उसके ऊपर मुझे जरूर तहफुजात हैं, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि इस जजमेंट में कई ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। मसलन, और कंट्रोवर्शियल क्या, पहली दफा हुई हैं,
मसलन के एक जजमेंट में ये कहा गया है कि जो एनआरओ है उसको खत्म किया जाए, अल्ट्रा वायरस किया जाए, और जो शिक्के हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें दी हुई, उसमें एक तो वो 62F है जो कि असेंबली के मेंबरान का देखते हैं कि वो अमीन है, वो अच्छा इंसान है, वो कितना बेहतर इंसान है। ये नहीं, वो शिके नहीं है जो कि 73 में थी कि कॉन्विक्ट ना हो, और जो कि एक ऐसी पक्की बात थी। ये तो एक इंसान को परखने वाली बात है। दूसरा आर्टिकल 227 जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए है, और बड़े साफ तरीके से इसके अंदर सब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। ये पहली बार हुआ है। इससे ये खदशा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब कोई भी कानून जो है उसको किसी भी शिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की हो, उसके तहत उड़ा सकती है। तो फिर तो ये बहुत वाइड पावर्स हैं और ये तो फिर काबू में नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया फैसला कि हर आने वाले असेंबली के मेंबरान जो हैं वो अदालतों के सामने खड़े होकर बताएंगे कि वो कितने रोजे रखते हैं, कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सड़क पे कबूतर उड़ाते हैं कि नहीं, फिर मामला जो है वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा जी, अब जस्टिस तारिक साहब, मुझे याद है कि वकला तहरीक के दौरान लाहौर में एक दफा पुलिस आपको गिरफ्तार करने लगी तो आसमा जहांगीर साहबा जो है उन्होंने रेजिस्ट किया और आपके गिर्द हिसार बना लिया, और इन्हीं की प्रोटेक्शन में था और उन्होंने मुझे इस्लामाबाद भी पहुंचाया। अच्छा, अब आसमा जहांगीर साहबा थोड़े से एतराजात कर रही हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? बहुत मुख्तसर देखें जी, जहां तक बीबी की स्ट्रगल है और जहां तक उसकी नीयत है, इस पर कोई शुबा नहीं। और एक और बात है कि जब जजमेंट आ जाती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर एतराज किया भी जा सकता है गुड फेथ में, और इनके नीयत पर मुझे कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, उस दिन आपको याद होगा 2:30 बजे जजमेंट रिजर्व हुई थी और जाके 10 बजे अनाउंस हुए। 17 जज बैठे हैं, उन्होंने आपस में काफी डेलिब्रेशन की होगी और जितने पॉइंट्स इसमें उन्होंने किए हैं उसके हक में डेफिनेटली उनके जहन में बहुत से आर्गुमेंट्स होंगे जो अल्टीमेटली उन्होंने ट्रांसफर करना है पेपर में। तो मेरा ख्याल है कि जब तक डिटेल जजमेंट आ जाती है, और हो सकता है जब डिटेल जजमेंट आए तो बहुत से तहफुजात जो है वो खत्म हो जाए। अब मिसाल के 62F की बात बताओ, बुनियादी तौर पर जो है ना, ये मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक थी, उसकी प्रोडक्शन थी। दुख मुझे ये है कि उसके बाद 6 असेंबली है, 6ठी असेंबली चल रही है, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं की कि उसको खत्म करे। लेकिन एक बात बता दूं कि 62F की बुनियाद पर आज तक किसी जो मेंबर है जिसने इलेक्शन लड़ना हो, आज तक किसी के पेपर रिजेक्ट नहीं हुए, न ही 63(4) के तहत जो है किसी का जो है रेफरेंस जो स्पीकर को गया उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। बीबी ने 227 की वाली बात की, ये देखिए 227 और 228 अलहदा है, ये दो अलहदा चीजें हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि 227 के अगर उनको इन कॉन्फ्लिक्ट विद 227 का है कि वो कौन से आर्गूमेंट्स वो लिखेंगे, और जिस वक्त तो बात सामने आएगी फिर ज्यादा वाज़ेह सूरत आएगी। मेरा ख्याल शायद वो कहना ये चाहते होंगे कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल तक नहीं जाएंगे, वो सिर्फ इतना ये कहते होंगे कि जो इस्लाम का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें करप्शन की इस तरह की इजाजत दी जा सकती है कि करप्शन करो और उसके बाद कोई हिसाब किताब ना हो। जी इकबाल हैदर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जजमेंट ने सिर्फ 227 या 62F नहीं इस्तेमाल किया। मेरा ये कहना है कि अगर जजमेंट में ये लिखा जाता सिर्फ एक आर्टिकल के ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 8 के मुनाफी है, तो तब भी एनआरओ इलीगल, इनवैलिड, एब इनिशियो होता। उन्होंने और सारे आर्टिकल्स का